हेलो दोस्तों। मेरा नाम है राजकुमार और मैं आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। आज कुछ हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एसएचएम से ही रिलेटेड है। ओके, तो आज हम करने वाले हैं कि यदि अर्थ से होकर कोई टनल बनाया जाए तो क्या हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। जैसे हमें अपने देश से, इंडिया से अमेरिका जाना हो तो क्या धरती में हम गड्ढा खोद दें और उसमें कूद जाएं तो क्या पहुंच सकते हैं। ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, दिमाग की एक सोच है। क्या पता फ्यूचर में ये पॉसिबल होता है या नहीं होता है, वो आगे की बात है, लेकिन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। उसमें देखते हैं कि क्या कंडीशन बन सकती है। तो हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आपको बताने वाले। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते भी हैं, आपके नीट में भी क्वेश्चन पूछे गए और जेई मेन में भी क्वेश्चन पूछे गए, तो इसीलिए हमें बताना जरूरी है। ठीक है, वो तो फ्यूचर की बात है, क्या होता है उस कंसेप्ट पे। ठीक है, तो हम पहले ध्यान देंगे कि यदि हम अपनी पृथ्वी में बीचों बीच से एक टनल बनाते हैं तो उससे कूदते हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में। चलिए हेडिंग डाल लेंगे, टनल थ्रू अ अर्थ। हेडिंग डालेंगे, टनल थ्रू अ अर्थ। और जो हम पहले केस पढ़ने वाले हैं वो सेंटर से बनाएंगे टनल को। ओके, टनल कहां से बनाएंगे? सेंटर से होता हुआ। द टनल थ्रू अ सेंटर ऑफ अर्थ। वो भी देखेंगे, यदि हम सेंटर की जगह कहीं और से टनल बनाते हैं तो उसका टाइम पीरियड क्या आता है, उसमें कितना टाइम लगता है, वो चीजें भी देखेंगे। ओके, पहले हम सेंटर से देखेंगे कि सेंटर से हम यदि एक टनल बनाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम कितना लगेगा। सही है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम एक अर्थ बनाते हैं। ओके, हमने ये बना लिया अर्थ। सही है, इस तरीके से। अब इसमें से हमने बीचों बीच से एक बना लिया टनल, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से। ये एक हमने टनल बना लिया। अब सेंटर, जो अर्थ का सेंटर है, मान लो अर्थ का सेंटर ये है। सही है, ये है अर्थ का सेंटर, ये हमारी अर्थ है। इसमें से एक टनल बनाया गया है बीचों बीच से, सेंटर ये है। और हम मान लेते हैं कि जो अर्थ की रेडियस है, वो अर्थ की रेडियस कितनी है, ये जो डिस्टेंस है, अर्थ की जो रेडियस है, ये है आर, कैपिटल आर। इसको मान लेते हैं कैपिटल आर। ओके, अब कोई भोला 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 भाला सा इंसान आया यहां से कि नहीं, मुझे अमेरिका जहाज से नहीं जाना है, मुझे तो बस एक गड्ढा खोद दो, मैं तो कूद जाऊंगा, डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा। ओके, किसी ने सोचा, तो ये उसको जहाज से नहीं जाता, जहाज से डर लगता है, लेकिन हाँ वो पृथ्वी के अंदर जरूर कूद सकता है। ओके, चलिए, अब वो यहां से कूदता है तो देखो हमें पता है कि जैसे ही हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, सेंटर की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी घटता रहता है, घटता है। हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी घटेगा, और पृथ्वी के अंदर जाएंगे तब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, घटेगा। ओके, चलिए, मान लो उसको कुदाया हमने, यहां से हमने इस तरीके से उसको कुदा दिया, ओके, फोर्स लगेगा। देखो सेंटर पे जाकर हमारा जी का वैल्यू है, जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0 हो जाएगा। यहां पर जाकर उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही 0 हो गया। वो खुद ही कूदा है, उसको खुद मास के कारण, अपने खुद के वेट के कारण कर रहा है। और वेट क्यों लगता है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण। जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही 0 हो जाएगा, वहां पर उस पर लगने वाला फोर्स भी 0 हो जाएगा। ओके, उसका वेट भी 0 हो जाएगा। तो आप ये देखोगे कि ये जो कंडीशन है, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है हमारी सेंटर से होकर जो जा रही है, यहां पर कोई फोर्स नहीं है, तो इसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन मान लेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन मान लेंगे, बताइए, सही है। अब जब ये बीच में आएगा तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन ये कूदेगा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी, जैसे अभी हमने एसएचएम में देखा
कि जब भी हम मीन पोजीशन पे आते हैं तो वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम हो जाती है। ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आते हैं जहां एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। इसी के कारण वेलोसिटी मैक्सिमम के कारण वो यहां पर रुकेगा तो नहीं, वो नीचे की तरफ निकल जाएगा, यहां से कूदेगा वो नीचे की तरफ निकल जाएगा, फिर यहां पहुंचेगा या यहां पहुंचेगा, फिर से अपोजिट फोर्स लगेगा। देखो हमेशा जो जी होता है एम जी हो जाता है, वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। देखो यहां से सेंटर की तरफ लग रहा है एम जी, ये एम जी। ओके, तो ये नीचे की तरफ खींचेगा, यहां तक खींचेगा, यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, फिर से ये नीचे आएगा तो फिर से ये ऊपर एम जी लगेगा, तो ये फिर से ऊपर जाएगा। ये इस तरीके से क्या करेगा, मोशन करेगा। और ये जो मोशन होता है हम निकालेंगे, ये एसएचएम आता है, इसीलिए हम इसे इस टॉपिक को एसएचएम के अंदर पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए तो कंसेप्ट देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हमें टाइम पीरियड निकालना होता है तो हम बॉडी को कहां लाते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं, बॉडी को हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं और वहां पर रीस्टोरिंग फोर्स निकालते हैं। ओके, और जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है वो आना चाहिए F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ओके, यदि इस टर्म में हमारा फोर्स आता है तो हम कह सकते हैं कि जो मोशन है हमारा पार्टिकल का वो क्या है, एसएचएम है। अब जब एसएचएम मोशन है तो हम उसका टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे। ओके, और टाइम पीरियड ही हमारा निकालना आज का एम है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा, देखो किसी इंसान को या किसी ऑब्जेक्ट को हम यहां पर कंसीडर करते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ चुका है। ठीक है, हमने देख लिया इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गया। अब इससे आप एक्स डिस्टेंस इसको डिस्प्लेस करते हैं, यहां पर ये डिस्टेंस होगी एक्स, यहां डिस्प्लेस कर दें। एक्स वेरी स्मॉल है, ओके, एक्स इज वेरी स्मॉल, यहां पर डिस्प्लेस किया। ये सेंटर यहां से इक्विलिब्रियम से इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया यहां पर एक्स पर। अब यहां पर इसका फोर्स भी लगेगा। क्या फोर्स लगेगा, अब देखो यहां पे एक सर्कल बना लेते हैं इस तरीके से। जिसकी रेडियस एक्स हो जाएगी, जिसकी रेडियस एक्स हो जाएगी। अब हमारा पार्टिकल ऑब्जेक्ट जो भी है यहां पर है, हमने उसको डिस्प्लेस करा के यहां ले आए उसको, सही है, यहां। अब यहां देखेंगे कि इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, भाई फोर्स निकालना है ना। हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लाया ऑब्जेक्ट को, वहां से डिस्प्लेस कराया एक्स डिस्टेंस पर। अब इस डिस्टेंस पर यहां पर अब निकालना है हमें रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है, यहां देखो, यहां से इक्विलिब्रियम से हटा के हम ऑब्जेक्ट को ले यहां पर एक्स डिस्टेंस पर, ओके, ऊपर की तरफ। तो यहां नीचे की तरफ एम जी डॉट लगेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। बताइए एम जी किधर लगता है, हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ के डायरेक्शन में लगता है। तो यहां एम जी डॉट लगेगा। अब जी डॉट क्यों लगाया हम डायरेक्ट जी क्यों नहीं लिया। देखो सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू होती है 9.8 समथिंग 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब जैसे ही ये नीचे जाता है तो जी की वैल्यू घटती है। मान लेते हैं यहां पर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी डैश है, जी डैश है। ओके, मास तो कांस्टेंट रहता है, तो हमें जी डैश निकालना है, बेसिकली जी डैश निकालना है। और हम जी की डैश कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ जो हमने पढ़ रखा है, क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, कैपिटल जी स्मॉल एम और कैपिटल एम और रेडियस, रेडियस का स्क्वायर। यहां पर रेडियस कितनी है, यहां जहां पार्टिकल है यहां रेडियस है हमारी एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या कहता है, ग्रेविटेशनल लॉ कहता है। जी क्या है, यहां पर जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ बॉडी, कैपिटल एम है मास ऑफ अर्थ, क्या है, मास ऑफ अर्थ। अब देखो यहां से जी की वैल्यू निकालना चाहते हो, यहां से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल एम और स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास जी डैश इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बचेगा, सही है। अब देखो ये तो बच गया, ये बच गया। चलिए अब यहां से हम और क्या निकाल सकते हैं, बताइए, यहां से कुछ और निकाल सकते हैं।
वेट यानी कि मास, अभी हमें मास नहीं पता। देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो हर जगह कांस्टेंट है, सही है, कांस्टेंट है। यहां हमें मास चाहिए, किसका? अर्थ का। अब अर्थ का जो मास लेंगे वो इस सर्कल का लेंगे, ये वाला है, पूरा नहीं लेंगे, हम लेंगे इस वाले स्फीयर का। स्फेरिकल है ना, हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल है। ओके, तो यहां पर जो स्फेरिकल बन रहा है, एक्स रेडियस पर जो स्फेरिकल बन रहा है, हम उसका मास लेंगे। ओके, और डेंसिटी को कैसे निकालेंगे? देखो मास होता है हमारे पास, मास क्या है? मास है हमारे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कौन सा लेंगे? वॉल्यूम लेंगे हम छोटे वाले स्फीयर का, छोटे वाले स्फीयर का जिसकी रेडियस एक्स है। ये हो जाएगा 4/3 पाई एक्स का क्यूब। यहां एम की वैल्यू रख देंगे। एम की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे तो जी डैश हमारे पास आ जाएगा, जी डैश कितना आ जाएगा? जी एम की जगह पर रो इंटू 4/3 पाई एक्स का क्यूब, और नीचे क्या है? नीचे है एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहां से जी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखो एक्स स्क्वायर से ये एक्स कट जाएगा, एक्स का क्यूब, एक एक्स बचेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई एक्स, ये बचेगा, बताइए, ये बचेगा। अब देखो रो की जगह पे और कंडीशन रख सकते हैं भाई, डेंसिटी ऑफ क्या है? डेंसिटी ऑफ अर्थ है, तो उसको टोटल वॉल्यूम भी, इसको इस तरीके से लिखते हैं कैपिटल एम टोटल मास, ये टोटल मास है, ठीक है, टोटल मास ऑफ अर्थ। वी, वी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि टोटल वॉल्यूम, ये रख सकते हैं। तो जी, जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जी की जगह पे रखो, देखो कैपिटल जी, रो की जगह पे रख दो उसे, एम टोटल, एम टोटल अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई एक्स। ओके, यहां से देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? जी डैश बचेगा हमारे पास, कैपिटल जी कैपिटल एम टी, टोटल मास है ये, और नीचे क्या बच रहा है? नीचे बच रहा है हमारा आर क्यूब इंटू एक्स, इंटू एक्स, इंटू एक्स बच रहा है। जी डैश की वैल्यू इतनी आ गई। अभी देखो, अभी इसमें और कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी हमें कैपिटल जी और कैपिटल एम हटा देना है, कैपिटल जी और कैपिटल एम हटा देना है, हमें वैल्यू लानी है जी में, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस। तो सरफेस पे देखो, सरफेस पे जी की वैल्यू निकालोगे तो एम जी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यदि हम कहां निकाल रहे हैं? यदि हम सरफेस पे निकाल रहे हो, देखो सरफेस पे निकाल रहे हो जी की वैल्यू, तो यहां से एम से एम कट जाएगा, तो जी की वैल्यू जो आएगी आपकी कैपिटल जी कैपिटल एम, ये टोटल मास है वो किसका? अर्थ का, और आर स्क्वायर, यहां जी की वैल्यू रख दो, यहां से देखो जी एम टी की वैल्यू निकाल लो, यहां से जी एम टी, तो ये आ जाएगा जी इंटू आर स्क्वायर, जी इंटू आर स्क्वायर। इस वैल्यू को फिर से उसी में रख दो, क्या इक्वेशन आई थी हमारी? ये इस इक्वेशन में रखेंगे यहां पर, तो क्या आएगा? जी डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जी डैश, जी डैश आ जाएगा, यहां रखोगे आप जी स्मॉल जी आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन आर क्यूब, ये आ जाएगा। अब देखो यहां से आर स्क्वायर से ये क्यू कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? जी डैश बचेगा जी एक्स अपॉन आर, जी एक्स अपॉन आर। ओके, अब देखो हम चलते हैं कि हमारा रीस्टोरिंग फोर्स क्या है। रीस्टोरिंग फोर्स यहां पर क्या होगा? नीचे एम जी डैश होगा, एम जी डैश होगा। अब देखो एक्स हमने ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया है, फोर्स हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या जाएगा हमारा? बताइए, ये बार बार पढ़ते आ रहे हैं हम, रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा माइनस एम जी डैश, ये हो जाएगा। माइनस का तो मतलब समझ में आ गया भाई, जिस तरफ हम डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं उसके अपोजिट में फोर्स लग रहा है। ओके, तो जी डैश की वैल्यू रख दो यहां पर, एम जी डैश की वैल्यू यहां रखोगे तो कितना है हमारी? स्मॉल जी इंटू एक्स अपॉन आर, बताइए, एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम जी अपॉन आर इंटू एक्स,
अब देखिए ये वाली जो इक्वेशन है वो एसएचएम इक्वेशन है, एसएचएम इक्वेशन है, बताइए। क्योंकि इसको कंपेयर करते हैं हम एफ इक्वल टू माइनस के एक्स से। एफ की जगह पे एफ आ गया, एक्स आ गया, और के की जगह पर आ गया आपका एम जी अपॉन आर, ये आ गया। अब जब ये आ गया है तो आप क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो टाइम पीरियड। ओके चलिए कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ही सेम फॉर्मूला हमारा टाइम पीरियड का हर जगह सेम पीरियड, यानी कि 2 पाई अपॉन एम अपॉन के, ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। यहां पर के की वैल्यू रखो, टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन एम जी अपॉन क्या है आर, ये हो जाएगा। देखो एम से एम कट जाएगा तो टी का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास 2 पाई रूट ऑफ आर ऊपर पहुंच जाएगा, उनके आर ऊपर पहुंच जाएगा, जी नीचे की तरफ रह जाएगा। ओके ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम व्हेन अ पर्सन, एक पर्सन यदि उसमें क्या करता है टनल में कूद जाता है तो ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, इसी तरीके से वो ऊपर नीचे घूमता रहेगा। और कौन सा मोशन करेगा, यहां से वो इधर इस तरीके से मोशन करेगा, और ये जो मोशन होगा आपका एसएचएम होगा, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड होगा आपका 2 पाई रूट ऑफ आर अपॉन जी। सही है, ये फॉर्मूला पूछ लेता है तो उसको ध्यान रखिए। अब देखो यहां एक चीज हमें पता है, आर की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, नोन है कि यानी कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ है, आर की वैल्यू है उसके लिए 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर, जिसे हम बोलते हैं 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। ओके इतनी रेडियस है हमारी अर्थ की। जी का वैल्यू है, जी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस वैल्यू को आप इसमें रख दो। ओके तो टाइम पीरियड जो हमारा निकल के आएगा, टाइम पीरियड जो निकल के आएगा ये हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6, और ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो ये आएगी समथिंग 5077.1 के आसपास आएगी, सेकंड्स में आएगी ये वैल्यू, सेकंड्स में आएगी। इसको मीटर में बनाओगे, सॉरी मिनट में बनाओगे तो इसको 60 से डिवाइड करोगे, 60 से तो ये मिनट में आ जाएगी। और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है आपकी 84.6 मिनट। कितनी आती है, 84.6 मिनट। इसका क्या मतलब है बताइए, यानी कि कोई इंसान टनल में कूद जाता है, ठीक है, ये हमारा 6 के आसपास आता है, ठीक है 6 के आसपास। यदि कोई इंसान टनल में कूद जाता है, यानी पृथ्वी के बीचों बीच टनल बनाया और उसमें कूद जाता है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा 84.6 मिनट। कितना होगा 84.6 मिनट, यानी कि एक तरफ जाने में कितना टाइम लगेगा उसको 42.3 मिनट, ऊपर आने में फिर से कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा टोटल 42.3 यानी कि 84.6 मिनट का टोटल टाइम लगने वाला है उसको। अब कभी क्वेश्चन घूम के पूछ लेता है, देखो यहां से कोई इंसान कूदा, यहां से यहां जाने में उसको टाइम लगेगा 42.3 मिनट, फिर से यहां से वापस जाने में अपनी जगह पे लगेगा 42.3 मिनट, यानी कि टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका 42.3 प्लस 42.3, ये हो जाएगा 84.6 मिनट। ओके अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई इंसान इंडिया से अमेरिका जाना चाहता है और वो जहाज से नहीं जाएगा, वो टनल बनाएगा, धरती में एक गड्ढा खोदेगा और वहां से कूद जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा भाई, एक तरफ जाना है ना उसको, उसको लगेगा 42.3 मिनट का टाइम लगेगा। ओनली कितना टाइम लगेगा 42, यानी कि 42.3 मिनट का टाइम लगेगा उसको ओनली। ओके चलिए ये तो बात हो गई हमारी कि यदि हम टनल बीचों बीच बनाते हैं, यदि हम टनल को बनाते हैं किसी और जगह से, यानी कि कोर से होकर बनाते हैं, इसको इस तरीके से समझते हैं कि टनल हमारा बीचों बीच से ना होकर कहीं कोर से होकर होता है,
लेट अस सपोज हमने टनल अब यहां से बनाया, ये बना दिया, ये वाला टनल बना दिया। अब ये बीचों बीच से होकर नहीं है, सही है, ये बीचों बीच से होकर नहीं है, इसका सेंटर है यहां, इसका सेंटर है यहां, ओके, यहां। अब यहां से इंसान को कुदाया जाता है। अब देखो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, सोचिए। यहां पे एनालाइज करते हैं, पहले तो हेडिंग डालेंगे, ये भी पूछ लिया जाता है। द टनल थ्रू अ कोड ऑफ अर्थ, यदि अर्थ की कोड से होकर किसी तरीके से बना सकते हो। देखो आप चाहे इस तरीके से बना लो, चाहे आप इस तरीके से बना लो, चाहे इस तरीके से बना लो, ठीक है, बात सेम ही है, हम कोड से होके बना रहे हैं। आप कैसे भी दे दे, चाहे इधर दे दे, इस तरीके से टनल बना दे, चाहे इस तरीके से टनल बना दे, चाहे इस तरीके से टनल बना दे, वैल्यू सबकी सेम ही आएगी। तो कंफ्यूज नहीं होना। हम फॉर्मूला जो ड्राइव करने वाले हैं वो किसके लिए करने वाले हैं, टनल थ्रू कोड। ये हो जाएगा, ये आपका सेंटर हो गया। अब देखो यहां पर कंडीशन क्या बनेगी, यहां पर सेंटर है और हमने ये देखा कि जो mg होता है वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर लगता है। तो इसका जो मास होगा, यहां पर जो मास होगा वो किधर लगेगा, वो टूवर्ड द सेंटर लगेगा, यानी कि mg इस तरीके से लगेगा। बताइए लगेगा, सही है। अब इस पर कोई और फोर्स तो लग नहीं रहा है। अब जैसे ही ये इस टनल में कूदेगा, देखो इस टनल में कूदेगा, यहां कूदता जाएगा। अब इस पॉइंट पे देखो जो सेंटर के परपेंडिकुलर है, यहां पर है। अब देखो यहां पर जब आएगा तो इसका जो mg होगा वो इधर लगेगा, mg डैश इधर लगेगा। बताइए mg डैश किधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है, सही है। अब यहां एक चीज देखो आप कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इधर हो रहा है और फोर्स हमारा इधर लग रहा है, यानी कि फोर्स कोई वर्क तो करेगा नहीं। यानी कि ये कह सकते हैं कि यही कंडीशन क्या होगी, यही कंडीशन इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी। इसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन ले लेंगे, ठीक है, इसको हम ले लेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझो इक्विलिब्रियम कंडीशन यही के लिए है। हमने ये बताया कि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का, उस तरफ कोई भी फोर्स नहीं है, क्योंकि फोर्स हमारा इधर लग रहा है। बताइए सेंटर पे, जैसे सेंटर की कुछ डिस्टेंस इधर आएगा, सेंटर के जस्ट सामने, सेंटर के, ये सेंटर है पृथ्वी का, इसके जस्ट सामने आएगा तो फोर्स हमारा इधर ही लगेगा ना, हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। तो इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं होगा, तो हम मान लेंगे यही हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब इस कंडीशन को हम देखते हैं, इक्विलिब्रियम हमारे पास कंडीशन बन गई। देखो अब इसको यहां देख लेते हैं। मान लो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बन गई, ये हमारे पास सेंटर है, ये सेंटर हो गया, ओके, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन, ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई, सही है। अब यहां से हम क्या करते हैं, हमें इक्वेशन चाहिए, तो यहां से क्या करते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं x, नीचे भी दे सकते हो, फॉर्मूला तो सेम ही आना है, ओके। थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ दे दिया, सही है, x दे दिया। अब यहां पर देखो फोर्स किधर लगेगा, यहां फोर्स देखते हैं। देखो हमेशा जो फोर्स होता है वो सेंटर की तरफ लगता है, किधर लगता है, सेंटर की तरफ। तो ये mg डैश इधर लगेगा, सेंटर की तरफ। बताइए इसमें किसी को समस्या है तो, फोर्स हमेशा हमारा सेंटर की तरफ लगेगा, लग जाएगा। चलिए अब यहां से हम ये देखते हैं कि ये जो सेंटर है और ये है, फोर्स इधर लग रहा है, मान लो इसकी रेडियस क्या है, r है, इसकी रेडियस r है। तो यहां से एक सर्कल बना सकते हैं इस तरीके से, रेडियस r का सर्कल, रेडियस r का स्फीयर बन जाएगा। यहां से तो सर्कल दिख रहा है, लेकिन ये क्या होगा, स्फीयर होगा, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है, ओके, सर्कल हो जाएगा, स्फेरिकल है। तो यहां से ये क्या निकल जाएगा, r निकल जाएगा। बताइए अब यहां पर हमारा जो सेंटर है और जिसकी रेडियस क्या है, सर्कल है और स्फीयर है, उसकी रेडियस क्या है, r है।
अब इस फोर्स को हम देखते हैं, इस वाले फोर्स को हम देखते हैं तो कितना आएगा। सही है, चलिए इस फोर्स को एनालाइज करते हैं। ये फोर्स हो गया हमारा एम जी डैश, जी डैश हो गया। अब ग्रेविटेशनल लॉ से हम निकाले हैं तो कैपिटल जी एम और स्मॉल एम, ये हो जाएगा। ओके, और नीचे क्या आएगा, नीचे रेडियस का स्क्वायर आता है, ध्यान रखना हमेशा। अब इस बार एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, इस बार आएगा हमारा रेडियस का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा रेडियस का स्क्वायर। सही है, ये बात समझ में आती है नहीं आती बताइए। यहां से रेडियस क्या है, यहां से ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है और ये रेडियस है, सेंटर तक की डिस्टेंस, ये हो जाएगा। यहां से देखो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी कैपिटल जी। ये जो एम है ये मास होगा हमारे इस वाले स्फीयर का, आर स्क्वायर। अब वही कंडीशन लगाएंगे भाई, यहां पे एम की वैल्यू निकालेंगे, जी की वैल्यू निकालेंगे। ओके, चलो वो भी कर लेते हैं। देखो एम की वैल्यू निकाल रहे हैं तो एम क्या है, डेंसिटी ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ किसका, ये इस छोटा वाला जो स्फीयर है, छोटा वाला जो स्फीयर है, ठीक है, छोटा वाला स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है, जिसकी रेडियस है आर, आर क्यू हो जाएगा। चलिए इस वैल्यू को रखते हैं, इस वैल्यू को रखते हैं इसमें, तो जी की वैल्यू आएगी आपके पास, जी डैश कितना आ जाएगा, जी डैश आएगा कैपिटल जी, एम की जगह पे ये रखते हैं रो 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये रख देते हैं। और नीचे क्या है, नीचे है आपका आर स्क्वायर, क्या है, आर स्क्वायर। चलिए देखिए ये हो जाएगा एम जी अपॉन आर स्क्वायर, एम की वैल्यू रख ली हमने। अब देखो यहां से आर स्क्वायर से ये आर क्यू कट जाएगा, जी डैश कितना बचेगा, जी डैश बचेगा आपका जी रो 4/3 पाई आर। ओके, ये बच जाएगा। अब देखो यहां से रो भी निकालना है, रो कैसे निकालते हैं, टोटल वॉल्यूम, सॉरी टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो यहां से मास कैपिटल एम टी, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, आर क्यू हो जाएगा। ओके, यहां रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा जी टोटल मास ऑफ अर्थ अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब इंटू 4/3 पाई आर। ओके, यहां से क्या कैंसिल हो रहा है, देखो यहां से ये 4/पाई और 4/पाई कैंसिल हो रहा है। ओके, तो हमारे पास क्या बचेगा, जी कैपिटल एम टी और नीचे बचेगा आर क्यूब इंटू आर, ये बच गया। अब हमें एम जी टी, देखो सरफेस की बात करते हैं, हम बात करते हैं सरफेस पर जी कितना होगा, हम जी की टर्म में रख रहे हैं ना, सारी वैल्यू हम जो रखेंगे जी 9.8 की टर्म में रखेंगे, तो ये सरफेस पे होता है, तो इसीलिए हम सरफेस पर देखते हैं कि एम टी, हमें जी और एम टी का वैल्यू निकालना है, हम सरफेस पे देखते हैं एम जी इक्वल टू जी एम टी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एम से एम कट जाएगा, तो यहां से जी एम टी निकालो, जी एम टी, तो ये हो जाएगा जी आर स्क्वायर। ये वैल्यू यहां उठा के रख दो, क्या आएगा, कैपिटल जी, इसकी जगह स्मॉल जी आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा इंटू आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। अब यहां से देखो, यहां से ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा जी इंटू आर अपॉन कैपिटल आर, ये बच जाएगा। बताइए जी डैश की वैल्यू, हमारे पास जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, जी डैश की वैल्यू आ गई जी इंटू आर अपॉन कैपिटल आर। अब बात आर की आ रही है, देखो आर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहां से आर की वैल्यू देखेंगे कैसे निकालेंगे। देखो ये हमारा है, ये एम जी लग गया। अब मान लो इस एंगल को मान लेते हैं, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, किसी इसको भी मान सकते हैं, फिर हम इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, क्योंकि लास्ट में हमें जो फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स निकालना होगा वो इस डायरेक्शन में निकालना होगा, तो फिर कोर्स लेना पड़ जाएगा। ठीक है, यहां से कोर्स ले लेंगे, तो वो देखते हैं बाद में। चलिए ये एक्स हो गया। अब यहां से आप ये देखो कि हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा, ये एक्स हो गया और ये आर हो गया। यहां से देखो, यहां से कॉस थीटा निकालोगे तो कॉस थीटा हो जाएगा एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर हो जाएगा। अब यहां से आर की वैल्यू निकालते हो तो एक्स अपॉन कॉस थीटा,
बताइए आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन कॉस थीटा। अब यहां से देखो, यहां रखते हैं, यहां जी डैश कितना आ जाएगा, जी डैश आ जाएगा हमारा जी आर की जगह पे एक्स अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, हमारे पास जी डैश आ गया। अब निकालना है हमें रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स निकालना है। तो एफ क्या होगा, एफ होता है हमारा अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। बताइए, देखो ये वाला हमारा फोर्स है, ये एम जी डैश इधर आ रहा है, एम जी डैश इधर आ रहा है, ये एंगल थीटा है, तो हमें फोर्स निकालना है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, एम जी कॉस थीटा, कॉस थीटा, इसका कॉस कंपोनेंट लेंगे, हम लेंगे एम जी डैश कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों ले रहे हैं बताइए, कॉस थीटा हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो मोशन हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, फोर्स भी हमारा इसी डायरेक्शन में आना चाहिए। तो फोर्स, हमारा फोर्स लग रहा है एम जी इधर, पर इसका कॉस हमने थीटा लिया है, तो इसका कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा, इसीलिए हमने कॉस कंपोनेंट लिया, कॉस कंपोनेंट आ गया, सही है। अब देखो वैल्यू रखो, एम जी डैश की वैल्यू रख दो, जी डैश हमारे पास आया जी इंटू एक्स अपॉन आर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, सही है। अब देखो यहां से आप देखोगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाता है, ये हो जाएगा एम जी अपॉन आर इंटू एक्स, सही है, ये फोर्स हो जाएगा। अब इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो माइनस साइन ले लोगे, माइनस एम जी अपॉन आर इंटू एक्स। अब बताइए ये वही वॉल्यूम आ गया जो हमारा सेंटर से होके जा रहा था, हमारा टनल, टनल थ्रू सेंटर में भी फॉर्मूला यही आया था, और हम टनल बना रहे हैं थ्रू द कोड, तब भी फॉर्मूला यही आ रहा है, यानी कि चीजें चेंज नहीं हो रही हैं, चीजें चेंज नहीं हो रही हैं। तो यहां से भी टाइम पीरियड वही आएगा आपका, टाइम पीरियड क्या आएगा बताइए, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई, कितना होता है एम अपॉन के, के की वैल्यू रख देंगे 2 पाई एम, के की वैल्यू हो जाएगी एम जी अपॉन आर, कैपिटल आर, यहां से एम कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई रूट ऑफ आर ऊपर पहुंच जाएगा और जी नीचे आ जाएगा, सही है, वही फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर भी वैल्यू वही रखोगे आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और जी की वैल्यू रख लोगे आप 9.8 मीटर पर सेकंड, सही है, सेकंड स्क्वायर। तो यहां से जो टी आएगा आपका 84.6 मिनट ही आएगा, यानी कि आप टनल बनाते हो कहीं से, चाहे आप सेंटर से टनल बनाते हो, चाहे थ्रू द कोड बनाते हो, तो आंसर आपका सेम रहता है। इसीलिए ना इसमें इस क्वेश्चन में वैरायटी नहीं बनती है। तो ये दो तरह की डेरिवेशन बनती है, ओके, एक सेंटर से होके, एक आपका कोड से होके, फॉर्मूला दोनों कंडीशन में सेम आता है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो इन दोनों कंडीशन से ही पूछेगा, क्योंकि तीसरी कंडीशन कोई बनती ही नहीं है, क्योंकि तीसरी कंडीशन कोई भी बनाओगे सब सेम ही आएगा, आंसर ही सेम आना है, तो सारे क्वेश्चनों का आंसर भी आप लगा सकते हो। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया मैं आपको एक बार एक झलक दिखा देता हूं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये है, ये आपका जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। एज्यूम दैट द अर्थ इज ए स्फीयर of uniform density and a tunnel is dragged along its diameter through the earth, यानी कि एक सेंटर से टनल बनाया गया है। It is found that when a particle is released in this tunnel, it executes simple harmonic motion. The mass of the particle is 100 gram. The time period of the motion of the particle will be, टाइम पीरियड ही पूछा है, तो टाइम पीरियड हमारा कितना आता है 84.6 मिनट के आसपास आता है। इसको आवर्स में बनाओगे तो 61 आवर बन जाएगा, और कितना 24 मिनट 1 आवर 24 मिनट टाइम लगता है, 21 आवर इंटू 24 मिनट, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। देखो सिंपल, आपको पता है कि जब भी टनल बनाते हैं हम उसका टाइम पीरियड 84.6 मिनट होता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, एज्यूम दैट अ टनल इज डग Assume that a tunnel is dug along a chord of the earth. इस बार कोड से बनाया है। At a perpendicular distance r/2 from the earth center, where r is the radius of the earth, the wall of the tunnel is frictionless. If a particle is released in this tunnel,
इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमने कितना निकाला है, 2 पाई रूट ऑफ आर अपॉन जी, यही होगा। अब कंडीशन आप कुछ भी ले लो, कहीं से होके बना लो, टनल आप कहीं से होके बना लो, आंसर यही रहने वाला है। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। बताइए, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसमें वैरायटी इसलिए नहीं बनती है क्योंकि कोई भी कंडीशन ले लो, कहीं से भी आप टनल बना लो, आंसर सबका सेम ही आना है। ओके, तो यही है, आज के लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए तब तक पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं तब तक, धन्यवाद।